हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम लोग जो है एक आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम बिहार बोर्ड क्लास 12th के एक नए सफ़र पर निकल रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे हम जो है डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड के आर्ट्स इंटर आर्ट्स सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट को, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी और अदर सब्जेक्ट भी। अब चूँकि हम लोग के पास टाइम जो है काफ़ी कम बचा है 2026 में, अब जो है अमूमन मेरे ख्याल से 3 या 4 सप्ताह ही बचे हुए हैं। तो इसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करना होगा, और जी तोड़ मेहनत करने के लिए हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके उसको सॉल्व करना होगा, ताकि हम लोग एक अच्छा स्कोर ले आ पाएँ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम क्रिश पांडे है और हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम चाहते थे कि हम आपको जो है लाइव आकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएं, बट यूट्यूब के कुछ चैनल के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ हैं कि आपके जब तक 100 या 50 सब्सक्राइबर से ज़्यादा नहीं हो जाते हैं तो आप लाइव नहीं आ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, और ताकि हमारे फॉलोअर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, ताकि हम आके लाइव आकर आपको जो एनालिसिस करके आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करें। ये रहा मेरा बिहार बोर्ड क्लास 12th का मार्कशीट। ये हम ओरिजिनल मार्कशीट इसलिए डाल दिए हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, कि आपको कौन पढ़ा रहा है और मतलब किस तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है। देखिए, हम जो है इंटर का एग्ज़ाम 2022 में दिए थे। ये मेरा नाम क्रिश पांडे हो गया, ये मेरा रोल नंबर्स है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे मार्क्स, ठीक है। ये मार्क्स आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का बहुत बारीकी से, 92, 95 और 82। हिस्ट्री में जो है मेरे 92 आए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हिस्ट्री में कितने? 92। और ये 8 सब्जेक्ट का ही और बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मार्क्स है। और ऊपर जैसे कि आप मेरे रोल नंबर, मेरे सब्जेक्ट कोड, एवरीथिंग यू हैव सीन। ओके, सो यू कैन आप जो है जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये ओरिजिनल मार्क्स है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगला जो है हम लोगों का मेरा पॉलिटिकल साइंस, जिसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है। हिस्ट्री में ज़्यादा डाउट रहता है, मेरे को लगता है पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम लोगों को डाउट होता होगा, लेकिन हिस्ट्री में ज़्यादा तो होता है कि इसमें नंबर नहीं उठता है। तो नंबर उठेगा, ज़रूर उठेगा, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर उठेगा, इस स्ट्रैटेजी के साथ उठेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं मेरा मार्क्स 95 विथ डिस्टिंक्शंस, ठीक है। नाउ अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में मेरे मार्क्स 82 हैं, डिसेंट मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं। यहाँ पर अगर आप 70 में देखें तो 59 है। कुछ मार्क्स कट चुके थे मेरे ख्याल से, मेरे ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चंस गलत हो गए थे, और फिर प्रैक्टिकल में हम लोग को बस कॉलेज से 23 ही मार्क्स मिला 30 मार्क्स में से। बट कोई बात नहीं, अच्छा मार्क्स था ये भी। तो जो है ये हम लोग का बात सुने। लेकिन अगर आप पॉलिटी और हिस्ट्री में गौर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी कम ही फासला है पूरा एक गुड स्कोर में। काफ़ी कम फासला है 100 आउट ऑफ 100 में 5 मार्क्स का, और आप ये आसानी से स्कोर कर सकते हैं। देखिए, साइंस में नंबर लाना इतना बहुत ईजी होता है, बट अगर पॉलिटी में या फिर हिस्ट्री में अगर कोई लाया है इस तरीके से ऐसा नंबर, तो क्यों ना उसकी डिटेल्स को, मेरे इस एक्सपीरियंस को आप मेरे साथ मतलब इस तरीके से आप लेकर चलिए कि आपका भी फ़ायदा हो जाए, और कुछ ही दिनों में आप जो है उस अचीवमेंट को पा लें, और ताकि आप जो है अच्छे से अपना आगे फ्यूचर भी सिक्योर करें अच्छे मार्क्स के साथ, और आपको एक हैप्पीनेस भी हो। तो देखिए, मेरा इंग्लिश और हिंदी का मार्क्स है। इंग्लिश और हिंदी में मेरे 85 आए हैं, और हिंदी में मेरे 81 आए हैं। ऐसा ही मेरा क्लास 10th में है। क्लास 10th में मेरे SST में, सोशल स्टडीज़ में 97 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, और मेरा टोटल स्कोर था 458, 91% आई थिंक, 458 या फिर मतलब 59 45 और फिर 91, मतलब ऐसे कुछ थे, 458 थे आई थिंक सो। और बट परसेंट आई रिमेंबर परसेंट मेरे 91.6% थे। और हम लोग का अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड में मेरे 435 मार्क्स बने हैं, और इसमें जो है हम लोग का 87% है, ठीक है। तो ये काबिलियत थी मेरी, और इसी काबिलियत के साथ हम आपको पढ़ा। मेन मकसद ये नहीं है कि हम लोग कुछ समझे नहीं और फिर ऐसे ही करते जाए, नहीं। मेरा मेन मकसद ये है कि हम लोग एक साथ मिलकर अपने साथ जो है अच्छे तरीके से इस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 को एक साथ मिलकर फोड़ दें, ठीक है। तो आज ही इस सफ़र की शुरुआत हम लोग करते हैं किस सब्जेक्ट से? तो हम लोग का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस।
कौन सा सब्जेक्ट है हम लोग का? ये हम लोग का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। चलिए शुरू करते हैं अब लेकर प्रभु का नाम। चलिए तो देखिए, ऐसा आप लोगों को तो पता होगा ही, बट फिर भी अगर आप लोगों में किसी को कन्फ्यूज़न होगा शायद, तो क्योंकि हम बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो जो है जैसे कि हम लोग को पता है कि आप जो है इसमें 100 क्वेश्चंस पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के, 100 नहीं करने हैं, 100 में से ओनली 50 करने हैं। अगर आप मेरे इस सेशन को पूरा देख लेते हैं, इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इस 100 क्वेश्चंस में से अमूमन 20 से 25 क्वेश्चन तो हूबहू आएंगे इसी से। 20 से 25 क्वेश्चन, हम गारंटी नहीं दे रहे कि 100% यहीं से आएगा, 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद हम बहुत सारे सेट्स कराएंगे, उसमें से आपके 50 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं वो तो उन्हीं सेट्स में से ही मिल जाएंगे। मेरी भी स्ट्रैटेजी यही थी कि हम जो है क्या करते थे, PYQs और जो हमारा एक सेट्स था, सेट्स का प्रैक्टिस करके हम उसको करते थे। और हम आप लोगों के लिए भी वही चुनिंदा सेट्स और PYQ ला रहे हैं, ताकि अंत समय में, यानी कुछ ही दिन जब बाकी है, मतलब 20 या फिर 20 से 30 दिन जब बाकी हैं, तो हम लोग को पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ना है, पूरा किताब नहीं पढ़ना है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कुछ मेन चीज़ें पढ़नी होंगी। क्या क्या? मेन, जिससे कि हम भी कितना स्कोर कर सकें। हम भी जो है आपको 95 नंबर, 95 नहीं 95 प्लस स्कोर कर सकें। अगर आपका ये है सपना 95 प्लस स्कोर करने का, तो हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल ग्रो हो और हम अच्छे तरीके से और सपोर्ट कर सकें, ताकि अच्छे एजुकेटर्स भी आपके साथ आएँ और अच्छे एक तरीके से यहाँ पर जो सपोर्ट आप लोगों को मिल सके। ठीक है? और हमेशा भी हमें को भी अच्छे से आगे बढ़ने का हिम्मत मिले। तो हम जैसे कि आपको बता रहे थे ये चीज़ कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव में जो है आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 में से आपको ओनली 50 करने हैं। देन आपको जो है सब्जेक्टिव में 30 और फिर ये 8, इन 30 में आपको सिर्फ 15 करने हैं और ये 8 में से सिर्फ 4 करने हैं। आज हम लोग जो ये पढ़ेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, लेकिन हम वादा करते हैं कि अगर इस चैनल पर अच्छे तरीके से सपोर्ट आया तो हम रोज़ प्रतिदिन बहुत सारे क्लासेस लेंगे और बहुत सारे क्लासेस के माध्यम से आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर देंगे। नॉट इन ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव में भी। चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस आपको सब चीज़ बता चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो है कैसे करना है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो हम लोग का पहला क्वेश्चन शुरू हो चुका है। तो जो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोगों का जो है पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो राइट आंसर वुड बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है कि अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी को हम लोग प्रारूप समिति बोलते हैं और इसी के ये अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो हमारे ऑप्शंस हैं 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 या फिर 14 अगस्त 1946। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 वुड बी आवर राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 वुड बी आवर राइट आंसर। ये जो बैठक हुई थी ये नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। न्यू दिल्ली के कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई थी। न्यू दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई थी। ऐसे भी सवाल आ जाता है तो हम लोग इस सवाल को ऐसे भी देख लेंगे कि कहाँ हुई थी। तो नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है हम लोगों का ऑप्शंस हैं 384, 389, 388 या 392। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक और बात, अगर आपको राइट आंसर मालूम है तो आप कमेंट्स में आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हो, तो डायरेक्ट 3 का C, 389,
ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, 3 का C, 4 का D, 4 का C, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर वुड बी 389। देखिए, विभाजन से पहले तय की गई संख्या थी 389, जिसमें जो है हम लोगों का कुछ जो है ये हम लोग का ब्रिटिश प्रांत से आया था, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों का कुछ इसमें से जो है ब्रिटिश रियासत में से आया था, रियासत में से आया था, और उसके बाद जो है ऐसे, और फिर उसके बाद कुछ शासित प्रदेशों से भी आया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग का ये कुल मिलाकर कितना हो गया था? ये कुल मिलाकर जो हम लोग का 389 हो चुका था। एक और बात हम बता दें, बहुत सारा आप देखते होंगे तो वहाँ पर आपको सब, यहाँ पर उसका पीडीएफ नहीं मिलता होगा, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसी से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर तो आप सब लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष हम लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये बात आप ध्यान से रखिएगा कि ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। तो कभी कभी ये सवाल आता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष में जो है हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से आप देखिएगा ध्यान से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, समाजवादी पार्टी ने, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है और आप सही सोच रहे हैं, मुस्लिम लीग ने। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो है अलग देश पाकिस्तान का जो है डिमांड किया था, और इसी डिमांड के एवज में ये जो है इस क्या कहते हैं, मीटिंग का बॉयकॉट किए थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 385, 375 या 350? तो सही उत्तर जो हो जाएगा हम लोगों का ये 395 हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी कितने अनुच्छेद हैं। एक और बात बता दें, ये अभी वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रारंभ में थे 395, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ ही सकता है, और आने की 99% चांस है। यहीं से एक और सवाल बनता है कि ठीक है, प्रारंभ में तो 395 अनुच्छेद थे, प्रारंभ में कितने भाग थे? तो हम लोग के टोटल जो है प्रारंभ में 22 भाग थे। इससे भी काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। और एक और 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं। देखिए, अभी आपको काफ़ी राइटिंग भी अच्छे से इसमें, क्योंकि ये हम नाखून से लिख रहे हैं अपने, तो इसीलिए वैसे ऐसा नहीं है, हमारा सेटअप वेटअप अभी कुछ नहीं है, और हमें ग्रो करना है। और अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ ठीक लगे तो आप हमें ग्रो करने में मदद कीजिए, ठीक है। आपके ही सपोर्ट से हम ग्रो होंगे। लाइक सब्सक्राइब, बस यही करना है और कुछ नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन, तो अभी जो है हम लोग कितना ही पढ़े, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। कितने भाग थे? 22। और कितने हम लोग के अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थीं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25, 23, 24 या 22? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 भाग हैं। 25 भाग हैं वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट में 25 भाग हैं। और यदि आपसे पूछ ली जाए कि मूल रूप से, यानी पहले प्रारंभ में कितने थे, तो अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कितने थे? 22 भाग हैं, 22 भाग थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट पे कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो हम लोग का ऑप्शन है 40, 43, 42 या 44। तो देखिए बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं वो 42वें संशोधन से हुए हैं। कब से? 42वें संशोधन से। इसको जो है हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है आगे एक सवाल आता भी है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो हम लोग का 42वें संशोधन है। और ये 42वां संशोधन कब हुआ था? तो ये 42वां संशोधन जो है 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। एक और बात, हमको ये याद कैसे होगा? तो ये एक याद करने की ट्रिक है। देखिए 42वां तो है तो ठीक है भाई, 1976 एक ही याद करना है, लेकिन कभी कभी 44वां भी पूछ देता है, और 44वां कभी कभी नहीं, अक्सर पूछ देता है। तो 44वां और 42वां में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 44वां जो है आपको 1978 में हुआ था। तो अब 1978 और 1976 में हम लोग को बार बार डाउट होना चाहिए, ये लाजमी है। देखिए लाजमी है। तो हम लोग जो है इस डाउट से कैसे बचेंगे? तो इस डाउट से बचने का एक ही उपाय है कि हम आपको जो है ट्रिक सिखा रहे हैं, और वो ट्रिक आप याद रखिए कि देखिए 42वां जब पूछे तो यहाँ पर 1976 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बॉस? तो ये 4 2 कितना होता है? 6, तो 1976। और अगर 44वां पूछ दे तो हम लोगों का क्या है ट्रिक यहाँ पर कि 44वां पूछ दे तो 44वां कब हुआ था? तो ये 44वां हम लोग का जो है 78 में हुआ था। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। इस वजह से हम लोग जो है इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ये ट्रिक को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये सारे जितने हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सब के सब जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, एक और बात हम बताना भूल गए थे, सॉरी। आप जो है यहाँ पर जान जाइए कि ये जो है हम लोग का ये समाजवादी शब्द जो है 42वां संशोधन से हुआ था। तो यहाँ पर जो है समाजवादी शब्द तो जुड़ा ही था, इसके साथ साथ पंथ निरपेक्ष भी शब्द जुड़ा था हम लोगों के प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था, और पंथ निरपेक्ष के साथ साथ अखंडता। तो 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई? तो 42वां संशोधन के द्वारा हम लोगों का समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और उसके बाद हम लोगों का जो है अखंडता। देखिए अब हम यहाँ पर जो है आपको हम प्रस्तावना दिखाएंगे, और वो देखिए यहाँ पर साइड में आपको दिखाई देगा हमारा प्रस्तावना। उसमें आप देख सकते हैं पंथ निरपेक्ष और फिर अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो देखिए अभी हम आपको प्रस्तावना दिखाएं, तो उस प्रस्तावना के हिसाब से कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? 2, 4, 3 या 5? तो इसका सही उत्तर होगा 3। कौन कौन से हैं वो न्याय? 3 न्याय। तो पहला है हम लोग का सामाजिक न्याय। देखिए आपको अगर समाज में न्याय मिलेगा तो ही ना आप आगे बढ़िएगा। और मान लीजिएगा वो सामाजिक तो न्याय मिल गया, अगर आपके पास पैसा नहीं है, देन आपको क्या होगा कि आप इकोनॉमिकली आप जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर रहिएगा, तो आपके सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय दोनों में कोई भी आपको तालमेल नहीं बैठेगा। सामाजिक में आपको भले न्याय मिल जाए, लेकिन अगर आपके पास आर्थिक न्याय नहीं है तो ये सामाजिक न्याय किसी काम का नहीं है। तो सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी है, और आर्थिक न्याय भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम लोगों का जो है राजनीतिक न्याय भी ज़रूरी है। राजनीतिक न्याय अति ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए इन सब पर ये हावी ना हो जाए, इसलिए इसको भी दिया गया है। तो हम लोग के कौन कौन से हैं? तो हम लोग का पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है हम लोग का राजनीतिक न्याय, और तीसरा है हम लोगों का आर्थिक न्याय। हमें आशा है आपका सारा सवाल का जवाब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला सवाल है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। इसका कुछ इसमें वो क्या कहते हैं, डाउट का कोई बात नहीं है। और ये आइवर जेनिंग्स जो साहब जो थे, वो संविधान की जटिलता और कानूनी बारीकियों के कारण ये टिप्पणी किए थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन में आते हैं हम। मेरा स्पीड हो सकता है धीरे हो या फिर हो सकता है फास्ट हो, हमें नहीं पता, ये पहला वीडियो है। आप अगर कमेंट करके चाहें तो राय दे सकते हैं, आपके राय का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, कामराज कि लॉर्ड माउंटबेटन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, आप में से बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा लॉर्ड माउंटबेटन साहब में और सी राजगोपालाचारी साहब जी में। तो देखिए, आज़ादी के बाद माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि जो सी राजगोपालाचारी साहबजादे हैं ये प्रथम फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपको ये बात मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल अक्सर आता है, अक्सर। ठीक है, अगला सवाल है, इनफैक्ट ये वाला सवाल मेरे भी एग्जाम में हूबहू आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो अभी आप थोड़ी देर पहले जब हम आपको प्रस्तावना दिखाए थे तो आपको उसमें लिखा हुआ था पहले से, जिसमें शुरू ही था जनता। ठीक है, हम जनता, तो जनता से ही जो है पूरा उसमें क्या कहते हैं, सर्वोच्च सत्ता जनता से ही निहित है। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हम आपको काफ़ी पहले ही बता चुके हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ये आयोजित की गई थी। ये जो है आपको सभा वहीं पर आयोजित की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल जो है हम लोग का वो है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर के मुंशी, सी राजगोपालाचारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका नाम थोड़ी देर पहले भी हम लोग लिए थे। किस वजह से लिए थे? कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे और ये जो है यही भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन जो होता है, उद्घाटन करना, इन्हीं को दिया गया था। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि इनको ही क्यों दिया गया था? क्योंकि ये सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था और इस उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष भी उनको ही चुना गया था। आपको आशा होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला जो सवाल है हम लोगों का कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, पहला ऑप्शन था कि समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार की चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका हृदय और आत्मा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। अभी साल 2026 की नई शुरुआत है। आपने 2025 में जो भी गलतियां की होंगी उनको सबको पछतावा करके आप 2026 में आगे बढ़ेंगे। तो 2026 में आगे बढ़ने के लिए आपका हृदय क्या करेगा? वो परिवर्तनशील है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये परिवर्तनशील बनाता है और ये अनुच्छेद 32 में निहित है। किसमें है? अनुच्छेद 32 में निहित है कि संविधान अपने को भी कुछ भी जो है अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है कि इससे आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली किसी भी पद पे हो। ठीक है, अगला जो सवाल हम लोग आते हैं 16 नंबर कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य निहित या फिर वर्णित है? 9, 11, 10 या 12? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का क्या? 11। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 11। देखिए, शुरुआती में ये 10 थे, शुरुआत में 10 थे, लेकिन जो है हम लोगों का 86वें संशोधन जो हुआ था उस 2002 में हम लोगों का जो है 11वां कर्तव्य शिक्षा का अवसर जोड़ दिया गया था। ये याद रखिएगा, शिक्षा का अवसर जोड़ दिया गया था।
इससे भी काफ़ी सवाल आ जाता है। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा, ठीक है। जो भी हम बात करेंगे आप बस उतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जानने की ज़रूरत होगी तो क्षमा कीजिएगा, कोई पॉइंट छूट जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से इतना बहुत है आप लोग के लिए। इसके अलावे आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वो सब्जेक्टिव में आएगा कि कौन कौन से आपके जो है मौलिक कर्तव्य हैं, वो हम आगे जब सब्जेक्टिव का कराएंगे तो हमको बता देंगे, ठीक है। ये 86वें संशोधन शिक्षा का अधिकार से अवसर से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो आप इनको अपने दिमाग में रखिएगा। अगला है सवाल हम लोगों का कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता से आप लोग क्या समझते हैं? अस्पृश्यता को इंग्लिश में हम लोग जो है अनटचेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो होता है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत एक तरीके से, ठीक है। क्या हो जाएगा? छुआछूत। क्या हो जाएगा? छुआछूत, कि जिससे जो है आपको किसी से भेदभाव करना, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? अनटचेबिलिटी। तो सवाल यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो है अनटचेबिलिटी इस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ये उन्मूलन किया गया है? तो ये भाइयों दोस्तों मेरे, ये अनुच्छेद 17 के द्वारा, ठीक है, ये प्रतिबंधित करता है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कृपया कर मुझे बताएं, हम आपको उसी डाउट का उसी वक्त समाधान करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है हम लोगों का कि अगला सवाल, एक सेकंड, कहाँ गया? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 17, यह हम आपको बता दिए। जो है अब हम लोग का अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 18 कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 जो है हम लोग का 3 प्रकार की, कि 6 प्रकार की, कि 5 प्रकार की, कि 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए ये सब बेसिक सवाल है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए, और यही बेसिक सवाल आएगा, इतना ही बेसिक सवाल। आपको लग रहा होगा ऐसे नहीं, तो यही बेसिक सवाल आएगा। और ये क्वेश्चन हम घर से खुद से बना के नहीं लाए हैं, आपको बिहार बोर्ड की तरफ से दिया गया है और उसी को हम आपको तैयार करवा रहे हैं। और हम शुरुआत में ही कहे थे कि ये जो है हम लोगों का जो है क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं। इसमें से कम 20 से 30% क्वेश्चन हूबहू आएगा। मतलब आपको करने थे 50 में से 20-30 आपको यहीं से लड़ जाएंगे। उसके बाद बाकी जो है हम आपको आगे प्रोवाइड कराते रहेंगे। आगे ये देखने के लिए, आगे जानने के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हम ग्रो कर जाएं। और फिर उसके बाद जो है हम आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करें और आगे हमें सपोर्ट करिए। तो अलग अलग को इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बोलने, घूमने, संघ बनाने, व्यवसाय करने जैसी 6 स्वतंत्रताएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। अगला, किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? तो देखिए हम लोग का जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि मौलिक अधिकार में पहले ये था, मतलब आपका अधिकार है, ये राइट है, फंडामेंटल राइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये राइट है हम लोग का, लेकिन किसको निकाल दिया गया? आप अपने दिमाग से सोचिए, धर्म का, संपत्ति का, शिक्षा का, कि समता का? ऑफ कोर्स, जी हाँ, संपत्ति का। किसका? संपत्ति का। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। अब 44वां संशोधन से देखिए, हम आपको बताए थे ना ट्रिक, तो फटाक से याद आएगा कि नहीं आ गया? 44वां संशोधन से 1978 से हुआ था 1978 में। इससे क्या हुआ था हम लोग का कि भारतीय संविधान से ये मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को सूची से निकाल दिया गया था। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20वां है हम लोग का कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हम लोग का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14, 16, 15 या 17? इसका सही उत्तर बेशक आंख बंद करके कितना बोलना है? 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मेरे भी क्वेश्चन में आया हुआ था। देखिए जो मेरे क्वेश्चन में आया हुआ था आपको हम बता देंगे कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन में आया था। देखिए यह अनुच्छेद 14 क्या करता है? यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी से वंचित नहीं करेगा। यदि अंबानी हो, अडानी हो, या फिर आप हो, या फिर कोई और हो, किसी को भी जो है यहाँ पर वंचित नहीं होगा, सबको समानता के अधिकार मिलेंगे, ठीक है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से
किस वर्ग में आता है? अभी हम लोग पढ़े हैं कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि 44वां संशोधन से 121 में से किस में से निकाला गया था? हम लोग के मौलिक अधिकार में से निकाला गया था। तो ये अब हम लोग का कौन सा अधिकार हो गया है? विधिक अधिकार। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार। ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब एक कानूनी लीगल अधिकार है। सिर्फ कानूनी लीगल अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सवाल आ गए, दोनों सवाल एक दूसरे से लिंक है, ऐसे ही सवाल पूछेंगे और आपको अगर विश्वास होगा तो आप जब एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम में अगर ऐसे सवाल लड़े तो आप उस वक्त भी कमेंट करने आइएगा। ऐसे हम चैनल पे चलाते रहेंगे, हो सकता है ये सवाल बार बार आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आप कहीं भी देखिएगा तो ये सवाल आपको जरूर मिल जाएगा। और यदि मिल नहीं रहा है तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ से सवाल ला रहे हैं, बट ये सवाल आपको हर एक जगह मिलेगा तो मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 2, भाग 4, भाग 3 कि भाग 5? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4। देखिए क्या करता है ना कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार को दिए गए निर्देश हैं, जो कि हम लोग का अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। कब से? 36 से 51 के बीच में आता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो हम लोग का इसमें किस में दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी करता है? रीट, देखिए रीट क्या होता है ना कि आपको जो है अगर कोई भी हो जाए तो सर जो है कोर्ट खुद ही ये सब चीज़ जारी कर देता है, ताकि इसमें कोई भी जो है किसी भी नागरिक का अधिकार वंचित ना हो। तो इसमें जो है रीट जो है आपको वो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हम लोग का कहाँ है? दिल्ली में है। अब आगे चलकर हो सकता है ये कहीं और भी शहर में आ जाए, एक या दो शहर में आ जाए, लेकिन फिलहाल में ये कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। ये से भी सवाल लड़ सकता है तो हम लोग का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोग का क्या कहते हैं कि हम लोग का कौन सा है रीट लागू करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय रीट लागू करता है किस अनुच्छेद द्वारा? 32, ठीक है। तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय ही लागू करता है? जी नहीं, हम लोग का हाई कोर्ट भी लागू करता है। हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय भी हम लोगों का जो है ये जारी करता है रीट को। और वो किस आर्टिकल के द्वारा, यानी फिर किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है? तो वो हम लोगों का 226 अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो जी हाँ, संशोधन कुछ भी होगा तो संसद द्वारा ही होगा, ठीक है। संसद में, क्योंकि संसद ही हमारे संसद संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से इनमें बदलाव की जा सकती हैं। लेकिन एक शर्त है कि मौलिक अधिकारों के जो बेसिक ढांचा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और हिंदी में क्या? मूल ढांचा। मूल ढांचा के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा में आप कोई भी चेंजेस नहीं 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 कर सकते। और ये कहाँ पर होगा? अगर कोई चेंज नॉर्मल चेंज है तो संसद में होगा, क्योंकि संसद में ही हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगला सवाल है हम लोगों का कि किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? देखिए अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग का किसी क्वेश्चन में ये सवाल भी था और उसमें हम आपको बताए भी थे। देखिए यही होता है कि आप ध्यान से बातों को सुनेंगे और ध्यान से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है हम क्या कहते हैं, बातों बातों में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों के आंसर मिल जाएंगे। तो इसका सिंपल सा उपाय है, और जो अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा वो आसानी से बोल देगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन। और 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और 1976 में ये हुआ था, कैसे आसानी से याद होगा? क्योंकि 44वां संशोधन भी हुआ था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। तो 42वां, 4 और 2 जोड़ दो तो 6 हो गया। 1976 में हुई थी, ठीक है, याद है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कृपया कर मेरा मैसेज करें और हमसे पूछें, ठीक है। अगला सवाल, तो ये क्वेश्चन क्या था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा था? हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े भी थे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे लघु संविधान, ठीक है। लघु संविधान किसे कहते हैं? तो हम लोग का कौन सा संशोधन कहते हैं? तो 42वां, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है?
320, 370, 368 कि 390, मतलब कुछ भी अगर अनुच्छेद है जैसे उसका संशोधन करना है तो कौन से अनुच्छेद में निहित है, तो ये हम लोगों का जो है अनुच्छेद 368 में निहित है। 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। फिर अगला सवाल हम लोगों का है कि जो है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 324 अभी काफ़ी चर्चा में है। ये अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है, तो हम लोगों का भी काफ़ी चर्चित नाम है। कौन सा नाम इसमें से सबसे चर्चित है बॉस, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, जिसको सभी लोग अभी चर्चा में भी है। चर्चा में क्यों है आपको सबको मालूम है, ठीक है। जो है हम लोग का अगला है, क्या कहते हैं इसमें, हाँ ये बात बताना हम भूल गए कि चुनाव आयोग का काम क्या है। ये चुनाव आयोग का काम है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ही इसका मेन जिम्मा है, ठीक है। संविधान जो है इसको जो है अपना काम क्या है, तो हम लोग का इसका मेन काम क्या है कि हम लोग का जो है संविधान में हम लोग का देश में निष्पक्ष और अच्छे तरीके से हम लोगों का चुनाव कराना। अगला जो सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, आंसर इसका आ गया। अब जो अगला हम लोग देखते हैं कि मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे, तो देखिए मूल संविधान जो हम लोग का था इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही थे, ठीक है। और इसमें जो है एक सदस्य निकाय था, लेकिन अब बहु हो गया है। बहु मतलब बहु नहीं, बहुसदस्यीय, ठीक है। बहुसदस्यीय, ठीक है, याद रखिए, कहीं से भी आप लोग कहीं को मत कनेक्ट कर दीजिएगा। ये बहुसदस्यीय, अब देखिए आपको हमेशा याद रहेगा कि बहुसदस्यीय चुनाव आयोग हो चुका है, ये आपको एक पॉइंट मिल गया, इसलिए हम ऐसा सा पॉइंट कभी कभी देते रहेंगे। तो अगर प्रारंभ का पूछे तो एक, और अगर वही फिलहाल का पूछते तो बहुसदस्यीय, ठीक है। अब अगला सवाल है हम लोग का कि राज्य के प्रमुख कौन है, तो राज्य के प्रमुख कौन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राज्य के प्रमुख हम लोगों के जो है, ये राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति, यानी हमारे दादाजी जो हैं ये हमारे राष्ट्रपति हैं। सारा काम पिताजी ही करेंगे, बट अगर कहीं कार्ड वार्ड में नाम लिखवाना होगा तो किसका नाम लिखाएगा, हम लोगों के दादाजी का ही नाम लिखाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इसी आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। राष्ट्रपति जो है ये देश का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख भी होता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का टारगेट है कि हम लोग फटाक से 50 सवाल कर लें, और 50 सवाल बाद में इसका सपोर्ट आएगा तो हम 50 सवाल भी कल हम जस्ट अपलोड कर देंगे, फिर आज शाम तक ही अपलोड कर देंगे। ये वीडियो हम रात को शूट कर रहे हैं, 11 बज रहा है, और इसके बाद जो है हम ये सुबह में अपलोड होगा। फिर अगर इस पर अच्छा सपोर्ट आ गया तो हम जो है शाम तक में एक और वीडियो अपलोड करेंगे। और सपोर्ट अगर ना भी आता है, कुछ चंद बच्चे भी अगर अच्छे तरीके से सपोर्ट कर देते हैं, उन चंद बच्चों के खातिर भी हम जो है यहाँ पर और 50 सवाल कराते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप हमारा साथ दीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 350 की 356 की 352 की 360, तो जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 356, ठीक है। ये 356 जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी जो होता है ना, जब फेल हो जाता है, तब हम लोग का अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है, ठीक है। 356 का हम लोग यूज़ करते हैं उस वक्त, जैसे अभी कई बार देखे होंगे आप, तो है उस वक्त लागू होता है, जैसे हम लोग का इमरजेंसी लागू हो गया था, इस वजह तक इस कारण, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब अगला सवाल जो है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो देखिए हम लोग अभी राष्ट्रपति का चर्चा कर रहे थे, और राष्ट्रपति का ही उत्तर आ गया कि राष्ट्रपति से अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो महाभियोग, देखिए महाभियोग से जब भी सवाल आ जाए तो राष्ट्रपति का ही आएगा, तो आएगा, ठीक है। उत्तर में अगर राष्ट्रपति होगा तो आंख बंद करके राष्ट्रपति ही लगा देना है, क्योंकि संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग किसको कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति में से कोई संविधान का उल्लंघन कर दे तो उसको हटाने के लिए महाभियोग कहते हैं। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया, भारत में अभी तक तो नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है हम लोग का कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद समूह
किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा कि राष्ट्रपति। तो देखिए मंत्री परिषद जो होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो है आपको चुने तो होते हैं, लेकिन जो है मंत्री परिषद में जो है आपको ये लोकसभा को जो है ये आपको सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से किसको उत्तरदायी होंगे हम लोग के? ये लोकसभा के। किसको? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, ये आपको हमको आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग 33वां नंबर सवाल हम लोग बहुत तरीके से अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब तक जितने भी सवाल होंगे ना आपके दिमाग में बैठ गए होंगे हमें लगता है। अगला है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो देखिए आपको दिमाग में ये आता होगा कि ये तो भाई ये कैसा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल होगा। तो क्या लोकसभा के सदस्य थे? आप तो सुनते होंगे लोकसभा के डिबेट्स बहुत सारे टीवी में आते होंगे। विधान परिषद जो है राज्य में होता है, और राज्यसभा तो राज्य में आपको लगता होगा राज्यसभा राज्य में होता है, नहीं। लोकसभा को जो है लोग निचला हम लोग हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा को जो है ऊपर ही हम लोग बोलते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य भी आप हो सकते हैं, तो आप प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा से जो है हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं, जैसे हम लोग के एमपीज हो गए, और विधान परिषद में हम लोग डायरेक्ट, जो अभी बिहार में चुनाव हुआ था उससे हम लोग विधान परिषद में भेजते हैं, जिसको हम लोग एमएलए कहते हैं। ठीक है, एमएलए एमपी। ठीक है, और राज्यसभा में जो है ये एक तरीके से एल्डर बॉडी, यानी कि हमारे जो है बड़े बुजुर्ग जो है इसमें शामिल होते हैं राज्यसभा में। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो हम लोग के राज्यसभा के। हमें आशा है कि आप नहीं भूले होंगे और सारा चारों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए मेरा मकसद ये नहीं कि सवालों की संख्या करा दें। अगर सवाल में 4 ऑप्शंस हैं तो चारों ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन उन चारों ऑप्शंस में से ही किसी का आ जाए। ठीक है, तो अगला हम लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? तो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय कि राज्यपाल। तो बिल्कुल जी हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल जो है ना सीधे सीधे केंद्र का प्रतिनिधि ही होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, इससे सवाल आते रहता है। ठीक है, तो अगला हम लोग का जो सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो बहुत सारे लोगों के मन में जो है ये डाउट रहता है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू आप टिक करके मार देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है पहली महिला पूछा जा रहा है, प्रतिभा पाटिल कि मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आपका जाने में सुना नाम होगा। देखिए जिसको आंसर उत्तर नहीं ना मालूम होता है वो कैसे गेस करता है और सोचता है कि मेरा गेस सही हो जाए। अरे भाई तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो तो गेस कैसे शुरू होगा, गेस कैसे करेगा? और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ होगा? इसी चैनल पे होगा। आके जुड़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आपके मन में क्या होगा, सरोजिनी नायडू बहुत सुना सुना नाम है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की 12वीं और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्या थी? ये 12वीं और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अभी फिलहाल में हम लोग की द्रौपदी मुर्मू जो है ये राष्ट्रपति हैं। मीरा कुमार का आप लोग नाम जानते होंगे, अगर आप आरा की धरती से हैं तो आप मीरा कुमार को जानते ही होंगे, अवश्य जानते होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो हमें आपको पता करना चाहिए, और अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि आप क्या जानते हैं। और सरोजिनी नायडू तो हमारे नाइटिंगेल है ही। चलिए अगला हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? देखिए विधान परिषद ही नहीं है, तो हम लोग का इसका उत्तर क्या होगा? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश कि महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है? विधान परिषद नहीं है। अभी वर्तमान में केवल मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर हम लोगों का विधान मंडल है, सॉरी विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 ही राज्यों में है। उनमें से हम लोग का अपना बिहार है, बिहार में विधान परिषद है। फिर उसके बाद जो है हम लोग का यूपी। विधान परिषद मतलब एक तरीके से ऊपरी सदन जो हम लोग का राज्यसभा में होता है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा सब में है बट विधान परिषद कुछ ही कुछ में है। ठीक है, तो बिहार में है
किस में है? कुछ ही में नहीं, 6 ही राज्यों में है। बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। फिर से हम एक बार फिर से बोलते हैं, कहाँ-कहाँ है? बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में हम लोगों का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे थे विधानसभा के बारे में और विधानसभा से सवाल आ गया। तो देखिए हम लोग का इसका सही जवाब क्या होगा कि जो है हम लोग का कि संविधान के अनुसार अधिकतम जो होता है वो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? जी हाँ, आप सही गेस कर रहे हैं। आप जो गेस कर रहे हैं सही गेस कर रहे हैं। हाँ, 500। कितने? 500। संविधान सभा के अनुसार अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। बिहार में कितने हैं? आप इसको कमेंट में कीजिए। ठीक है, कमेंट में चुकिए मत यार, कमेंट में कर देंगे ना एक बार तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और आपको नहीं भी मालूम है ना तो तुरंत सर्च कीजिए, तो कितना आसान है सर्च करना। सर्च करके तुरंत कमेंट में लिख दीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग को पढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और कमेंट में लिखना है, कोई कॉपी में लिख दे, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ कॉपी में ही लिख जाएगा। कॉपी में लिख दीजिए, उसको अच्छे से रखिए। यहाँ कमेंट में रखिएगा तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको पता रहेगा कि कमेंट आप किए हैं। लाइक कर दीजिएगा तो आप आगे एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम से 1 दिन पहले आप पूरा किताब नहीं रिवाइज कर सकते हैं, पर ये जो मेन क्वेश्चन है ना वो सब रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हैं ना तो एग्जाम से 1 दिन पहले पूरा 12 घंटा का 2-2 लाइव, यानी पूरे हम 18 घंटा तक लाइव रहेंगे और आपके हर एक क्वेश्चंस को, हर एक जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में अच्छे से करेंगे। मतलब उसके बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता है, हम इतना डंके की चोट पे करेंगे। लेकिन सपोर्ट आपको करना होगा। ठीक है, हम चाहते हैं सपोर्ट आपको करना होगा। कम से कम मेरे 5000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाने चाहिए। ठीक है, सपोर्ट आपको करना होगा। 5000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा सपोर्ट आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो है अगला है क्वेश्चन क्या कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हम लोगों का जो है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कि राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? तो देखिए यहाँ पर आप लोग बहुत बच्चे गलती करेंगे, बहुत बच्चे, माइनर सा मिस्टेक होगा यहाँ पर। देखिए आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। बट यहीं पर गेम है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि बारीकियों पे ध्यान देना, बात ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देखिए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है इसको कौन? लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। इसको स्पीकर भी बोलते हैं, आप बहुत सारे टीवी में देखे होंगे, बोलते होंगे वहाँ से। हाँ, पर यहाँ पर यह है कि आप राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष में कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आप राष्ट्रपति ही सोचे होंगे, ये सब तो इधर आए भी नहीं होंगे। तो देखिए राष्ट्रपति जो है ये संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति कॉल करते हैं, मतलब बुलाते हैं। बट इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता जो है हम लोग का लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। बुलाने का काम उनका है पर अध्यक्षता करने का राष्ट्रपति का नहीं बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष का है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग का है कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो हम लोग का ऑप्शन है लोकसभा, लोकसभा में राज्यसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ लोकसभा, क्योंकि आपको बताया था कि लोकसभा बहुत मेन है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा मतलब निचले सदन में ही लाया जा सकता है। निचला सदन क्यों हम सब कह रहे हैं आपको पहले बता चुके थे, निचले सदन में ही लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला जो हम लोग सवाल देखते हैं, तो हम लोग अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोगों का है कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? जी हाँ, अब की बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 98। कितने क्लोज ऑप्शंस हैं, कितने क्लोज ऑप्शंस हैं? 98, 99, 100 या 101? तो 2024 का जो आम चुनाव हुआ था वो 18वां चुनाव था। याद रखिए, पहले तो इम्पोर्टेंट है कि 18वां लोकसभा का चुनाव था। इससे ही बहुत सारा सवाल आता है। लोकसभा का ये 18वां लोकसभा चुनाव था और इसमें जो है कांग्रेस को 99 सीट मिला था।
कांग्रेस को 99 सीट मिली थी। तो अब बीजेपी को कितनी मिली थी आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। बीजेपी को कितनी सीट मिली थी ये भी सवाल रहता है, ठीक है। और यदि आपको नहीं मालूम है तो तुरंत जाके सर्च कीजिए और तुरंत आके फिर कमेंट कीजिए और फिर आगे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलिए भागिएगा मत, क्योंकि आपको जो यूट्यूब या फिर कहीं का एल्गोरिथम बताया कि आपको एक जगह से डिस्ट्रैक्ट करना है। अरे भाई एक जगह लग के फटाक से करो ताकि नंबर तो आ जाए फटाक से। यहाँ सब आगे बढ़ते हैं। 41वां नंबर, तो 41वां नंबर हमारा क्या है, धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना बेहद आवश्यक है। तो धन विधेयक जो है आप केवल और केवल लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्व आप जो है अनुमति लेना ही होगा और बिना अनुमति लिए आप इसको पेश ही नहीं कर सकते हैं। तो धन विधेयक, इसको इंग्लिश में लोग मनी बिल कहते हैं। मनी बिल को जो है आप अगर लोकसभा में पेश करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व आपको सिफारिश जरूर चाहिए, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अगला जो हम लोग का सवाल है कि क्या कहते हैं, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री के सलाह पे ही कोई काम करते हैं। ये आपको हम बताए हैं कि जो है आपको संशोधन जो हुआ था हम लोगों का, उसके हिसाब से ये कि प्रधानमंत्री, देखिए राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे ना तो प्रधानमंत्री के असिस्टेंस में ही करेंगे, भले उनका नाम होगा, ठीक है। दादाजी और पिताजी का हम एग्जाम्पल आपको बताए थे, ठीक है। अगला है हम लोगों का कि कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब एक्स ऑफिस चेयरमैन इंग्लिश में कहते हैं। ये थोड़ा काफ़ी मतलब हट के सवाल है, तो आप इसको जो है हमको पता है कि आपको जो नहीं पता होगा, इसका अगर पता हो तो बहुत उत्तम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। भारत का अगर आप उपराष्ट्रपति बन जाएंगे ना तो आप स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी जो है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति है तो वो राज्यसभा का अपने आप जो है हम लोग का चेयरमैन हो जाएगा, ठीक है। ये हम आपको बताए थे कि राज्यसभा किसे कहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा सही उत्तर। जी हाँ, 5 वर्ष नहीं होगा। इसका सही उत्तर 5 वर्ष नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा कि 6 वर्ष। कितना होगा, 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाएंगे, मतलब उनका टाइम पूरा हो गया, ठीक है, उनका टाइम पूरा हो गया। अब दूसरे बोलेंगे कि अपना टाइम आएगा, आएगा नहीं, आ गया उनका टाइम। बट इनका टाइम कब तक रहेगा, इनका टाइम 6 सालों तक रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा, 6 सालों तक रहेगा, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल पाते हैं कि लोकसभा में संघ प्रशासित प्रदेशों में संघ प्रशासित को कितने स्थान दिए गए हैं। तो देखिए लोकसभा में जो है आप अधिकतम जो है ये क्या कहते हैं 20, कितने 20 जो है सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। देखिए बहुत सारा सीट हम लोग का आरक्षण पे भी बेस्ड होता है, तो ये जो है हम लोग का कितने 20 सीटें अधिकतम आरक्षित हैं। अगला सवाल हम लोग का, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। फिर से वही ऑप्शन है, देखिए बस एक नाम अलग है, और क्या वो नाम सही होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मीरा कुमार, हम आपको बताए थे कि मीरा कुमार का आप नाम जरूर देखिएगा कौन है। मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है। उनको जो है 2009 में ये चुनी गई थी, और एक बात, इनके खिलाफ कोई लड़ा ही नहीं था, ये निर्विरोध चुनाव लड़ी और जीती भी थी, ठीक है। अगला सवाल जो हम लोग आता है कि भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है, ठीक है। तो भारत सरकार, आपका तो कानूनी सलाहकार तो वकील कहला जाएगा, लेकिन भारत सरकार का जो है क्या वकील कहलाएगा, नहीं नहीं नहीं। भारत सरकार का जो है क्या कहेगा, उसको हम लोग कहेंगे महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अगला क्वेश्चन में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। तो जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, 60 वर्ष नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, 65 वर्ष। देख लिए,
तो गेसिंग तुक्का काम नहीं आएगा। जब भी काम आएगा आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस काम आएंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेलिंग काम आएंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें, डिटेलिंग के साथ, व्यूज़ के साथ, डिटेलिंग के साथ जो है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें, बीच में छोड़ कर ना भागें और सपोर्ट करें। ठीक है, अगला है हम लोगों का कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है हम लोगों का? सबसे ओल्डेस्ट हम लोग का कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1862 में। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको बस इतना कहेंगे कि आप जो है इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमें अच्छे तरीके से आगे फुलफ़िल कीजिए, और ताकि हम आपका हेल्प कर सकें और लाइव आकर आपको पढ़ा सकें। देखिए, ईमानदारी वाला यहीं पर है। ठीक है, ईमानदारी से अगर आपको पढ़ना है और ईमानदार तरीके से आपको पढ़वाने वाला चाहिए तो आपको सपोर्ट करना होगा और अच्छे से हम लोग को आपको पढ़ाना होगा। हम अपना जो है अपना क्लासेस को अपलोड करते रहेंगे और आपके सपोर्ट्स की हम आस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो अगला लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का है, भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश में के संविधान से ली गई है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या कनाडा? इसका उत्तर बताने से पहले हम बस इतना कहेंगे आपसे कि आप अगर तब तक लाइक नहीं किए हैं ना तो सपोर्ट आप कैसे कीजिएगा? तो प्लीज़ जाके अभी लाइक कीजिए, तब तक हम आपका इसको जो है आंसर बताते हैं। लाइक कर दिया? ठीक है, तो ये जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। यह न्यायपालिका जो है ये कानून की वैधानिकता को जांचने की शक्ति दे देता है। ठीक है, शक्ति याद रखिएगा, हम लोग ये पढ़े भी थे थोड़ी देर पहले कि यही हम लोग का जो है आपको एक तरीके से समीक्षा ही हम लोग का हार्ट का वो मतलब हम लोग का हार्ट यानी हम लोग का हृदय किस लिए कैसे क्या करता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। और अगर आप वो नहीं जानते हैं, आप अचानक से यहाँ पर आ गए हैं तो जाके वो देखिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो ना तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दीजिए, हम वो क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम अच्छे से बता देंगे और पूरा अच्छे से आपको समझा देंगे। ठीक है, अगर कोई सुधार मेरे में चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए। धन्यवाद, बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो कीजिए। धन्यवाद।